नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण। आज का ये वीडियो है डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं और जान चुके हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो का पर्पस है बेसिकली ट्रेनिंग देना टेरिटरी मैनेजर्स एंड अबव द लाइन को। सो ये उस पर्पस से वीडियो बनाया गया है। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो, लेट अस बिगिन। अब हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस कौन सी होती हैं। और अब जो अपर पार्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था, अपर और लोअर, इस तरीके से इसकी डिजीजेस को भी विभाजित करके डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों, राइनाइटिस, जैसे आपको कभी देखा होगा आपने, जब कोल्ड होता है तो नाक से बहने लगती है, तो उसमें राइनाइटिस बड़ा कॉमन होता है। तो आंखें लाल हो जाती हैं और नाक थोड़ी सी सूज सा जाती है, उसमें सांस नहीं जाता, तो उसे हम राइनाइटिस बोलते हैं। ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। सो हम इसे बोलेंगे राइनाइटिस। सो और दोस्तों, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट की डिजीज आती है, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस बहुत कॉमन, कभी ना कभी आपने फेस किया होगा। जो साइनसेस हैं, जो झिल्लियां हैं हमारे यहाँ माथे के ऊपर, नाक के आसपास, नाक के पास, ये सूज जाती हैं और इसे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। ये वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और एलर्जिक सब जो ऐसा ऐसा प्रकार का हो सकता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो साइनोसाइटिस हो गया, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ तो साइनोसाइटिस हो गया। सो और इसमें बहुत कॉमन चीज होती है कि वह नेजल पॉलिप्स भी हो जाते हैं। नेजल पॉलिप्स भी इसको इंड्यूस कर सकते हैं। सो नेजल पॉलिप्स होते हैं जो नाक के अंदर छोटे छोटे प्रकार के एक पॉलिप्स हो जाते हैं, जैसे गिल्टी हम हो सकते हो आप, उसे नेजल पॉलिप्स बोलते हैं हम। सो साइनोसाइटिस जो है वो तरीके की झिल्ली प्रकार से सूज जाती है और वो पॉलिप्स उसको एग्रेवेट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे हम देखते हैं फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस आप देखोगे तो फेरिंग्स जो गले में होता है उसकी स्वेलिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऐसे कंजेशन हो रखी है, लाल लाल आपको नाड़ियां नजर आएंगी और ये सारा स्वेल हो रखा है आपका ये फेरिंग्स। और इसी तरह से टॉन्सिल्स आप ये देखोगे, टॉन्सिलाइटिस, जब टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाते हैं बच्चों में मोस्ट कॉमन डिजीज पाई जाती है ये टॉन्सिलाइटिस की। ये किसी बच्चे के मुंह के अंदर आप देखोगे दो टॉन्सिल्स हैं जो बहुत बुरे तरीके से स्वेल पड़े हैं, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। एपिग्लोटाइटिस, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एपिग्लोटिस के बारे में ऊपर बताया था कि वो वाल्व होता है जो खाना खाते वक्त वो नीचे गिर जाता है, सांस की नली को बंद कर देता है। उसकी स्वेलिंग बड़ी भयंकर होती है और इसे हम बोलते हैं एपिग्लोटाइटिस। और ये इस वजह से भी हो सकती है कई बार कि इसमें ट्रैकिया में स्वेलिंग आ गई, नीचे जो सांस नली है और ये भी साथ में सूज गया, पर ये बहुत ही डेंजरस प्रकार की डिजीज कई बार हो जाती है। सो एक है लैरिंग्स, हमारा ये वॉइस बॉक्स होता है दोस्तों। ये वॉइस बॉक्स के स्वेलिंग होता है, आपको कई बार देखा होगा कि हमारी आवाज बैठ जाती है, तो वो बिकॉज ऑफ लैरिंजाइटिस हो सकता है। तो लैरिंग्स की स्वेलिंग आप देख सकते हो, ये लैरिंग्स की स्वेलिंग हो चुकी है, यहाँ पर स्वेलिंग है, यहाँ पर कोई गांठ सी बंधी हुई है, तो ये लैरिंग्स बॉक्स की स्वेलिंग है। तो ये रही बड़ी कॉमन अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। अब चलते हैं दोस्तों लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे जो कॉमन आपने नाम सुना होगा निमोनिया का। निमोनिया दोस्तों बेसिकली फेफड़ों में पानी भर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके ब्रोंक्यूल्स और जो मैंने आपको ऊपर बताया था हमारा एल्वेली, उसमें भी पानी भर जाता है, तो और ये स्वेल हो जाती है। तो उसको हम निमोनिया की टर्मिनोलॉजी देते हैं। आप अपने एंटीबायोटिक्स में इसके बारे में काफी पढ़ा होगा। सो इस तरीके से एक पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि इंडिया में बहुत कॉमन डिजीज पाई जाती है। आप देख सकते हो चेस्ट एक्सरे है किसी आदमी का और ये व्हाइट व्हाइट में ऐसा पैचेस देखोगे तो ये बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। सो इसे हम पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं और काफी ज्यादा लंग इससे इन्फेक्ट हो जाता है और लंग काम करना छोड़ देता है। और दूसरा एक कॉमन जो अनकॉमन डिजीज है, बहुत अनकॉमन होती है, वो है लंग एब्सेस। कई बार लंग में जो है वो पस बन जाती है, बैक्टीरिया या उस चीज को खा लेता है और उसमें जो इंजरी है काफी डीप हो सकती है। वो डीप इंजरी जो है वो एक लंग एब्सेस के अंदर, उसमें लंग एब्सेस पस भर जाती है बोलते हैं। सो ये पॉलीमाइक्रोबियल भी हो सकता है। एनारोब्स जो है बैक्टीरिया तरीके के, वो उसको बहुत ज्यादा इस तरीके की लंग एब्सेस को जन्म देते हैं। ये काफी डेंजरस चीज मानी जाती है लंग एब्सेस और इसको ठीक करने में काफी देर तक
डॉक्टर हो आपको मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं। और दोस्तों इसके आगे हम जानेंगे ब्रोंकी एक्टेसिस के बारे में। ब्रोंकाई एक्टेसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी जो ब्रोंकाई है, मैंने ऊपर बोला था आप ब्रोंकाई देखो, ये ब्रांचेस जो हैं इनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये जो ट्यूब्स हैं ये बेसिकली ये इलास्टिक होती हैं, फैलती सिकुड़ती हैं, लेकिन ये फैलने के बाद सिकुड़ नहीं सकती। सो ये एक तरीके की डिजीज बन जाती है, ब्रोंकाई एक्टेसिस हो सकता है, और ये भी थोड़ा कॉमन सी डिजीज में आता है, और ये बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है, या कह सकते हो कभी वायरल इन्फेक्शन भी इसको जनरेट कर सकते हैं, और इवन स्मोकिंग भी इसको जनरेट कर सकती है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देखोगे ये जो ब्रोंकाई के ऊपर कटिंग जो ट्यूब है इसको जब काटा गया तो आप इसमें देखोगे तो ये पूरा का पूरा इलास्टिसिटी खो चुका है, उसके अंदर म्यूकस ग्रीन ग्रीन कलर का देखोगे तो वो भर गया है, और फिर वो म्यूकस भरता जाता है और थोड़ा सा जो स्टेजेस आती हैं वो ऐसी हो जाती है, देखो इसका लुमेन बहुत कम हो गया और म्यूकस बहुत ज्यादा इसके अंदर भर गया क्योंकि ये श्रिंक नहीं हो पा रहे, और इसके अंदर जो सीलिया है वो भी काम नहीं प्रॉपर कर पा रहा और म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पा रहा। सो इसलिए ये एक उसको ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ ब्रोंकाई मर जाती है। सो दोस्तों अब आगे थोड़ा सा और डिजीज के बारे में डिस्कस करें। एस्थमा, बहुत कॉमन वर्ड आपने सुना होगा एस्थमा। सो एस्थमा के अंदर बेसिकली जो मैं आपको देखो, ये अगर लड़की है कि उसको सांस नहीं आ रहा, उसको एस्थमा है, तो हम देखेंगे तो ये इसका जो बेसिक जो एयर सैक्स है ये तो नॉर्मल है, लेकिन आप ब्रोंकाई को देखोगे तो उसमें जो हवा आ रही है वो नहीं आ रही। सो इसका मतलब इस डिजीज के अंदर, एस्थमा के अंदर जो समस्या खड़ी होती है वो है हमारी ब्रोंकाई की। सो इसमें एल्वेओली तो नहीं काम खराब करते, लेकिन ब्रोंकाई जो है हमारे वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, उनके स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। इसके पीछे एलर्जी हो सकती है और बहुत सारे कारण इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप ये देखो कि इसमें नॉर्मल अगर पाथवे देखो तो उसमें जो ब्रोंकियल के ट्यूब है वो बिल्कुल आपको खुली नजर आएगी, लेकिन जो एस्थमेटिक जो पेशेंट होगा उसमें ऐसी नजर आएगी आपको, और यही जब एस्थमा का पेशेंट को अटैक आएगा तो ये ऐसी हो जाएगी। सो एस्थमा के अटैक बहुत ही भयंकर हो सकते हैं अगर ये कंट्रोल उस वक्त ना किए जाए, और सांस तक पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न तक बिगड़ सकता है और इवन डेथ तक भी संभव हो सकती है। और इसको एस्थमा को इंड्यूस करने के लिए बेसिकली एलर्जी की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको भी इग्नाइट कर सकता है। आप देख सकते हो उसके अंदर, मैं अगर इसकी एक आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये से एलर्जन बाहर से कोई आया है और फेफड़ों के अंदर वो मास्टर को इग्नाइट कर दिया उसने, और इग्नाइट करने के साथ साथ टी हेल्पर सेल्स आ गए हैं और इन्होंने भी बहुत सारे सेल्स को इग्नाइट कर दिया है। इससे एक सिग्नल हो गया कि फटाफट से कफ रिफ्लेक्सेस आए, क्योंकि कफ आती है स्मूथ मसल्स के एक्टिव होने से, तो ये स्मूथ मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। सो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं एस्थमा के अंदर, और ये हमें एस्थमा के अटैक्स पड़ते हैं। सो एस्थमा जो मैं पीछे बात कर रहा था, ये एयरवेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं। याद रखिएगा इसमें एल्वेओली प्रॉपर काम करते रहते हैं, लेकिन जो ब्रोंकाई है वो श्रिंक हो जाते हैं, इसमें एल्वेओलस ठीक रहते हैं। अगर कहीं लेवल में इन्फेक्शन हो जाए या एल्वेओली भी गड़बड़ हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम में पेशेंट आ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे COPD की। बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर दो तरह की कंडीशंस आती हैं। एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि हमारे जो ब्रोंकाई है उनकी स्वेलिंग, वो स्वेलिंग होते हैं। एस्थमा में और इसमें फर्क है, एस्थमा में एक एलर्जिक अटैक्स इंड्यूस होते हैं, ये ऑलरेडी पहले से इसकी स्ट्रक्चर खराब हो चुकी होती है। ये कैसे होती है, जैसे कोई पेशेंट जो है वो बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी ये एयरवेज जो है वो खराब हो जाएंगी, और अगर वो कॉन्टिन्यूशन चलती रहती है तो वो कॉन्टिन्यूशन आगे बढ़ के एम्फाइसेमा में कन्वर्ट हो जाती है। एम्फाइसेमा यहाँ पे हमारे
एनुअली एक थैला सा बन जाते हैं और वो सिकुड़ नहीं पाते। यानी कि अगर वो फैल गया तो उसमें से जो गैस एक्सचेंज है वो प्रोबेबली बहुत कम लेवल पे चली जाती है, क्योंकि ना तो वो फैल पाते हैं ना वो श्रिंक कर पाते हैं। सो जो गैस आई वही वही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाई। तो एक अनहेल्थी एल्वुलाई क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो एक अटैक देंगे जिसे हम एक्सेसरबेशंस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। और कई बार ये जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये जो स्वेल हो जाती है, इनके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस याद रखिएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसी वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल हो गई या वायरल होगी, तो वो ब्रोंकाई को स्वेल कर दिया, जो ट्यूब्स हैं आपकी, जो एयरवे ट्यूब्स हैं, उनको हल्का सा स्वेलिंग दे दी, लेकिन वो दवाइयां खा के ठीक हो जाएगी नॉर्मल, और लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसे कोल्ड में आ गया या फ्लू हो गया या खांसी आ गई आपको थोड़ी देर के लिए, सो दिस विल बी क्योर्ड। बट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में पहले ही ये चीज ऑलरेडी खराब कर चुका है, यानी कि स्मोकिंग करते करते या पोल्यूशन के अगर देखो कि पोल्यूशन से आप जा रहे हो और बहुत देर उसमें रहते हो, केमिकल अटैक्स होते हैं, ऐसा होता है, तो भी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि जेनेटिकली भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। मैं आपको एक्यूट वर्सेस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बताना चाहूंगा कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पहले तो ब्रोंकाइटिस को समझ लीजिए, वो स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, वो जो ट्यूब्स बहुत खरे, देखिए आप देख सकते हो उसमें ये बहुत ज्यादा ट्यूब्स खराब हो चुकी हैं, और इसके अंदर जो सीलिया है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो सीलिया है वो टूटता रहता है। लेकिन जब मैं ब्रोंकाइटिस की बात करता हूं तो वो ऐसी हो सकती है, अगर ये नॉर्मल ब्रोंकाई आपका है तो ऐसा स्वेल हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सीलियल डैमेज है, जो टिश्यू डैमेज है, ये एक्सेसिव हो जाता है, और ये ट्यूब्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हुई श्रिंक हो जाती है, उसमें एयर जो है वो पास नहीं हो पाती, ब्लॉक हो जाती है। सो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाता है। और काफी ज्यादा अटैक्स पड़ते हैं इसके अंदर, यानी सांस नहीं आता, तो उसे एक्सेसरबेशंस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। और इसके बाद सीओपीडी, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि पहली स्टेज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और फिर आ जाता है एम्फाइसेमा। तो मैं अब बात करूंगा एम्फाइसेमा की। सो एम्फाइसेमा जो एनुअली है साथियों, वो अपनी स्ट्रेच एलिमेंट को लूज कर देते हैं। यानी आप देख सकते हो किसी पेशेंट ने रेगुलर स्मोकिंग की है, ये स्मोकर की कहानी है। इसके हेल्थी लंग थे, वो स्मोकिंग करता रहा, तो लंग्स में कार्बन पहले तो फिल्टर होती रही, लेकिन किसी मोड पे आके वो कार्बन जमती गई, और उसका लंग्स जो है फिर एम्फाइसेमा में तब्दील हुई, यानी कि उसके एल्वुली है वो ऐसी होगी, ये ब्लैक वाली। सो हेल्थी एल्वुली ऐसी होगी, अभी काम नहीं कर रही। सो ये एक तरीके की डेड हो चुकी है, क्योंकि पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में एल्वुली होते हैं, 4-5 डैमेज होगी, आपको पता नहीं लगेगा। पता तब लगता है जब सारा फेफड़ा, उसके पांचों के पांचों फेफड़ों के लोब्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और ये स्थिति बड़ी भयंकर हो सकती है पेशेंट के लिए, और ऑक्सीजन तक पेशेंट को ऑक्सीजन तक देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो गैस एक्सचेंज करने में उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमने ब्रोंकाइटिस की बात की, हम लोगों ने एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात की, और एक डिजीज जो छोटे बच्चों में होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंक्योलाइटिस। अब आप पूछोगे कि आपने ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्योलाइटिस में क्या फर्क है। अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं जब शुरू में आपसे बात कर रहा था, जब मैंने इसकी एनाटॉमिक फिजियोलॉजी की बात की थी, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि ब्रोंकियोल्स, मैं ये शब्द यूज किया था, अगर आपको याद आए मेरी स्लाइड, तो मैंने वहां कहा था ब्रोंकियोल्स, यानी कि वो ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जैसे छोटे जो ट्यूब्स जुड़ जाती हैं आगे, तो हम ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं। ये बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई होती, या कह सकते हो कि डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, तो ये ब्रोंकियोलाइटिस कई बच्चों में होता है। सो 2 साल से या 3 साल से नीचे के बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस होता है, तो उनकी जो ब्रोंकियोल होते हैं वो वायरस की वजह से कह सकते हो कि वो स्वेल हो जाती है, ऑलमोस्ट वायरल अटैक इसके अंदर ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर होते हैं। लेकिन ब्रोंकाइटिस जो होता है वो ब्रोंकी की स्वेलिंग है, ब्रोंकियोल्स की नहीं। सो मैंने कहा था कि ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, मैंने पहले स्लाइड्स के अंदर आपको ये बताया था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा। सो ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस बच्चों में ही होता है,
बड़ों में नहीं होता है। बहुत ये 2 साल से या 3 साल के किसी से बच्चों में ये बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन क्योरेबल होता है, डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है कि बच्चे की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो ये हमारी डिजीजेस थी। और अब मैं थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बात करता हूँ। जब भी पल्मोनरी डिजीज आएगी तो ये सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको जुकाम है तो स्नीज करोगे, आप छींकोगे, छींक से शुरू होगा काम, छींकोगे। और अगर आपको नीचे पल्मोनरी डिजीज में या गला खराब है तो गले में दर्द होगा। और अगर आप नीचे की तरफ बढ़ो, यानी कि आप पल्मोनरी डिजीज की तरफ बढ़ो, पल्मोनरी डिजीज है तो आपको सबसे पहले कफ कफ का सिम्टम जरूर आएगा। और वो कफ बढ़ती जाती है तो फिर चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, ऐसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और उसके बाद में स्पुटम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन कफ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी डिजीज। मैंने आपको इस स्लाइड्स के अंदर बात की डिजीजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। अब इसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि हमारी कौन सी वो मेडिसिन हैं इनके लिए। वैसे तो जब इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, वो हम अगले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।